Hello, Assalamu alaikum, and a very warm welcome to all of you. आप सबको खैर मकदम है मेरी YouTube चैनल फैसल गुलजार इंजीनियर फैसल गुलजार में। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की हम प्यारे बच्चों बात कर रहे थे, और हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था इस पर वो हमने टेंशन के बारे में डिस्कस किया था। एक फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं टेंशन वाला फोर्स। ठीक है बच्चों, टेंशन के बारे में सभी बातें डिस्कस हुई। आज जो हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्लास 11th के बच्चों के लिए, वो प्यारे बच्चों है इक्विलिब्रियम एंड फ्री बॉडी डायग्राम। सो लेट्स हैव अ लुक। कॉपी और पेन हाथ में लीजिए, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए और हेडिंग बनाइए इक्विलिब्रियम एंड फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए बात करेंगे बच्चों आज इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की और साथ साथ में फ्री बॉडी डायग्राम की। होप आप लोगों ने मेरे सारे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे। 1 बाय 1 लेक्चर्स की ओर जाइए और आपको आगे वाले लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर बड़े अच्छे से समझ आएंगे। फील करेंगे आप बेसिकली फिजिक्स के बारे में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम वर्ड जो है आप लोग बोलते होंगे सर इक्विलिब्रियम, और अगर मैं इक्विलिब्रियम को यहां पर बोलूं, अरे क्यों डर रहे हो इक्विलिब्रियम से? एक इसको हम बैलेंस भी बोलते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस, यानी जो नेट फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लग रहा होगा बच्चों, वो नेट फोर्स 0 के बराबर होगा। नेट फोर्स जो होगा बच्चों वो 0 होगा। ठीक है बच्चों, अभी हम बात करेंगे, जैसे मैं अभी खड़ा हूं आपके सामने, तो ना तो मैं ऐसे जा रहा हूं ना तो मैं ऐसे जा रहा हूं, तो मैं एक खड़ा हूं, तो इसका मतलब मैं अभी बैलेंस हूं और मैं इक्विलिब्रियम में हूं। तो इसका मतलब अगर फोर्सेस लग भी रहे होंगे लेकिन उनका नेट रिजल्टेंट अगर 0 होगा बच्चों, तो हम उसको बोलेंगे ये बैलेंस है, ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, व्हेन द एंटायर फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, व्हेन द एंटायर फोर्स when the entire force on a body is equal to 0, when the entire force on the body is equal to 0, तो उसका मतलब ये हो गया कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, या हम बोलेंगे वो बॉडी बैलेंस्ड है। ठीक है, अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और बॉडी का जो कोई मोशन नहीं होता, बॉडी का अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जैसे मैं आपको एक बॉडी दिखाऊंगा यहां पर, ये मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर अगर मैंने फोर्स लगाया और इस बॉडी में कोई मोशन नहीं होता है, तो हम उस टाइम बोलेंगे कि ये बॉडी जो है बच्चों, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है और इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो 0 है, यानी ये किस स्टेट में है? ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। तो शॉर्ट में इक्विलिब्रियम के लिए हम ये भी तो बोल सकते हैं, इफ द नेट फोर्स ऑन द बॉडी, इफ द बॉडी इज नॉट मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, if the body is not moving, if the body is not moving under the effect of the force, under the effect of the force, then the body is in equilibrium state. Then the body is in equilibrium state. Then the body is in equilibrium state. ठीक है,
तो उसके लिए एक एग्जाम्पल हम लेंगे, एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर देंगे बच्चों। चलिए, ये एक सरफेस है, सरफेस का, इस सरफेस पर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है, उस ब्लॉक का मास है बच्चों m। एक सरफेस पर रफ हो, स्मूथ हो, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं खाली बात कर रहा हूं एक सरफेस की। और इस सरफेस के ऊपर बच्चों मैंने एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक का मास जो बच्चों है वो m मास है। और अगर हम इस बॉडी के ऊपर यहां 10 न्यूटन फोर्स, सपोज एक फोर्स लगाते हैं, 10 न्यूटन फोर्स बच्चों, ऐसे एक फोर्स लगाएंगे, अगर ये बॉडी, ये ब्लॉक जिसका मास m है, अगर ये मूव नहीं होता तो इसका मतलब डेफिनेटली ये चीज है कि ये यहां की ओर अगर मूव नहीं होता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अपोजिट में सेम 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, तभी ये मोशन में नहीं आ रहा है, तभी इसका नेट फोर्स बच्चों 0 है। तो अब ये कैसे लग रहा होगा वो तो हम फ्रिक्शन में पढ़ेंगे। एक्चुअली फ्रिक्शन का फोर्स यहां की ओर इसको 10 न्यूटन लग रहा है, इस वजह से ये ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि इस पर फोर्स नहीं लगा? अरे प्यारे बच्चों, फोर्स तो इस पर लग रहा है, लेकिन उस नेट फोर्स जो है वो 0 के बराबर है। नेट फोर्स जो रिजल्ट है टोटल वो 0 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इसको हम सम ऑफ द फोर्स f ऑफ x दैट इज इक्वल टू 0। और अगर ये ब्लॉक नीचे या ऊपर भी नहीं जा रहा है तो इसका मतलब जो समीशन है f, जो सम है y डायरेक्शन में फोर्सेस का, वो भी 0 है। और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इस पर नेट फोर्स 0 है। और जब बॉडी मूव नहीं करती है अंडर द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, देन वी मे से दैट दिस बॉडी इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्टेंट जो सब नेट फोर्स हम निकालते हैं, अगर वो 0 के बराबर होगा बच्चों, तो बॉडी मूव नहीं करेगी। और अगर बॉडी मूव नहीं करेगी तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। राइट बच्चों, तो ये सिंपल सा चीज है। अगर मोशन नहीं होता है बॉडी में, अगर बॉडी में मोशन नहीं होता है तो इसका मतलब ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, ये बैलेंस है, सभी फोर्स बैलेंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम की। फ्री बॉडी डायग्राम, FD फ्री बॉडी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम ध्यान से देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए फ्री बॉडी डायग्राम को। तो हेडिंग बनाइए बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम की। चलो बच्चों, बढ़िया। होप आप लोगों ने सबने सब्सक्राइब किया होगा मेरी YouTube चैनल, आपका और मेरा एक ही चैनल, ब्यूटीफुल सा चैनल, इंजीनियर फैसल गुलजार। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा और सीरियली सब लेक्चर्स को देखिएगा। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? तो फ्री बॉडी डायग्राम को डिस्कस करने से पहले प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूं। फिर वही चीज, हमारे पास एक सरफेस है बच्चों, ये मेरे पास एक सरफेस है। इस सरफेस पर मैंने एक प्यारा सा ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक का मास है m। सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा, उस ब्लॉक का मास है m। अब इस ब्लॉक पर ध्यान से देखिए, इसका मास m है। अगर इस ब्लॉक का मास m है तो हमेशा याद रखिए, जब ये सरफेस पर ऐसे होगा तो हमेशा इस ब्लॉक पर एक नीचे वाला, इसका वेट होता है नीचे की ओर। अगर इसका मास m है बच्चों, तो इसका मतलब नीचे जो फोर्स होता है, इसका वेट वाला फोर्स, यानी नीचे इसका वेट है
और वो वेट भी तो एक फोर्स होता है। अगर इसका मास m है तो बच्चों नीचे जो फोर्स होगा वो वेट mg होगा। क्लियर? नीचे हमेशा ब्लॉक कैसा भी हो, ब्लॉक कैसे रखा गया हो सरफेस के ऊपर, हमेशा दिमाग में बैठना चाहिए कि एक फोर्स लगने ही वाला है, वो तो लगेगा ही लगेगा, हमेशा लगेगा। और वो फोर्स होता है वेट। मास m, नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट इज इक्वल टू mg। तो नीचे लगने वाला फोर्स वेट दैट इज इक्वल टू mg, और हमेशा डाउनवर्ड ही लगता है। डाउनवर्ड्स हमेशा याद रखिए बच्चों, डाउनवर्ड्स कौन? वेट mg। और सरफेस की वजह से इस ब्लॉक पर, याद करिए प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने ये चीज डिस्कस किया हुआ है, फिर से मैं आपको रिमाइंड कराता हूं। ऊपर की ओर जिसको आप बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, सरफेस प्रोवाइड करता है इसको नॉर्मल रिएक्शन। देखो बच्चों कैसे, ये मेरे पास एक ब्लॉक है। क्या है बच्चों? ब्लॉक। तो ब्लॉक के पास मास m है, मोबाइल के पास मास m है, और m की वजह से mg नीचे, तो ये नीचे गिरना चाहिए ना, लेकिन ये नीचे नहीं गिरता। इसका मतलब इसको अपोजिट में उतना ही फोर्स कोई लगा रहा है जो इसको बैलेंस कर रहा है। जो अभी बैलेंस की बात आ गई, अरे हाँ ना बोलो तो सही। चलिए, तो इसका मतलब ये जो सरफेस है जिसके साथ ये कांटेक्ट में है, इसको ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। बच्चों क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन। और इस नॉर्मल रिएक्शन को अब हम n से डिनोट करते हैं। नीचे mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n। और ये n जो है, इसके बारे में सोचिए, वेट जो है, वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है, डाउनवर्ड लगता है, डाउनवर्ड लगता है। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो ये लगता है परपेंडिकुलर। क्या लगता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी ये सरफेस का साथ नहीं छोड़ता। सरफेस ऐसे होके ऐसे आ जाएगी, अगर ये सरफेस ऐसे होकर ऐसे आ जाएगी तो इसका मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा। वेट हमेशा डाउनवर्ड, लेकिन अगर हम सरफेस को थोड़ा टिल्ट करते हैं यहां तो नॉर्मल रिएक्शन यहां, तो सरफेस के हमेशा नॉर्मल रिएक्शन को परपेंडिकुलर रहना ही रहना है। ये नॉर्मल रिएक्शन के बारे में, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। अब देखिए, ये ब्लॉक ना तो नीचे जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब दोनों ने आपस में इक्विलिब्रियम बना दिया, बैलेंस हो गए दोनों, तो दोनों इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो हमेशा जब भी मैं किसी ब्लॉक को बनाऊं तो ये चीज आपके ध्यान में होना चाहिए। लेकिन जब हम एक सिस्टम की बात करेंगे बच्चों, जब हम बात करेंगे एक सिस्टम की, तो उस सिस्टम में क्या होता है, उस समय अगर 2 या 3 से ब्लॉक होंगे बच्चों। चलिए अब बात करते हैं इसी फ्री बॉडी डायग्राम की। तो क्या होता है एक्चुअल में, ये तो हमें क्लियर हो गया कि अगर ऐसे होगा तो इस ब्लॉक पर कितने फोर्सेस लगते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल से बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आएगा। लेट्स हैव अ लुक, ओ माय स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। अगर मेरे पास एक ब्लॉक है बच्चों, ये ब्लॉक ए है, चलिए बढ़िया है। ये ब्लॉक साथ में कांटेक्ट में और एक ब्लॉक है बी है, कोई बात नहीं। और साथ साथ में यहां ऊपर और एक कलर से मैं बनाता हूं, और एक ब्लॉक है बच्चों जो ब्लॉक सी है। ओ माय गॉड, कितने ब्लॉक हैं? ए है, बी है, सी है। अब ध्यान से देखिए, कांटेक्ट सरफेस पर मैंने बोला है नॉर्मल रिएक्शन लगता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये एक सरफेस है, चलो बच्चों कोई बात नहीं, सरफेस है। कितने ब्लॉक है? 3। कितने ब्लॉक है? 3। अब फ्री बॉडी डायग्राम बोलता है कि आप हर एक ब्लॉक को फ्री कर दो। अरे प्रॉब्लम हो गई क्या? फ्री कर दो, अलग कर दो। अगर 3 इकट्ठे बैठे हैं ना, 2 इकट्ठे बैठे, दोनों को अलग अलग कर दो, फ्री कर दो इस सिस्टम से। अगर हम इन तीनों को अलग अलग करते हैं तो इसका मतलब है फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए ए को अलग करते हैं और ए को अलग करते हैं।
ए को जब अलग करते हैं तो इस पर हम अलग से फोर्सेस की चर्चा करेंगे कि इसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, उनकी अलग से चर्चा करेंगे, उनको अलग से डिस्कस करेंगे। बी पर कितने फोर्सेस लगेंगे उनको अलग से डिस्कस करेंगे, सी पर कितने फोर्सेस लगते हैं उनको अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम ब्लॉक ए की बात करते हैं, इस ब्लॉक की बात करते हैं। चलो, अगर हम ब्लॉक ए को बनाएं, ये मेरे पास एक ब्लॉक ए है बच्चों, चलिए ए ब्लॉक है। इस ए ब्लॉक पर अगर इस सरफेस पर रखा हुआ है तो आप मुझे जल्दी जल्दी में बोलिए नीचे कौन सा फोर्स लगेगा। चलो, लेकिन इसके ऊपर तो एक तो इसके ऊपर नीचे लगेगा वेट। पहले जो मैंने बोला है, जब भी सरफेस पर रखोगे तो पहले दिमाग में आना चाहिए वेट। तो वेट जो है नीचे लगेगा mg। ठीक है बच्चों, क्या लगेगा नीचे? वेट mg। और इसमें c भी ऊपर है ना, इस C की वजह से इस पर और एक फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू C, दैट इज NC। कंटैक्ट सरफेस का जो आपस में, मैं A की बात कर रहा हूं, C को मैंने छोड़ दिया, C खाली ऊपर है तो C की वजह से नीचे एक फोर्स लगेगा NC। अच्छा, अगर mg नीचे वेट है तो एवरी एक्शन, तो उसके बाद तो उसका एक रिएक्शन भी लगेगा ना, रिएक्शन लगेगा तो वो रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन होगा, वो नॉर्मल रिएक्शन Ne, यानी अर्थ की वजह से इसके ऊपर देखो, अर्थ की वजह से नीचे mg, वेट जो बॉडी की वजह से नीचे लग रहा है mg, और अपोजिट में नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू, और तो c की वजह से यहां पर nc लग रहा है। ठीक है, और साथ साथ में देखिए, अगर ये b है तो ये अगर इसके ऊपर कनेक्ट है तो b इसके ऊपर अलग से एक फोर्स लगाएगा, वो b वाला फोर्स जो होगा वो भी तो कंटैक्ट की वजह से होगा, वो n ऑफ b होगा। अब ध्यान से देखिए, इस A को मैंने अलग कर दिया, फ्री कर दिया, A को अलग कर दिया, फ्री कर दिया, A को अलग कर दिया, फ्री कर दिया, और A पर फोर्स देखिए, A पर C की वजह से नीचे एक फोर्स लगेगा जिसको कंटैक्ट की वजह से हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, और किसकी वजह से लग रहा है? C की वजह से। कंटैक्ट फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन है किसकी वजह से? C की वजह से। अब आप देखोगे कि सर इस नॉर्मल रिएक्शन जो C की, तो ये वापस इसको देगा, वापस देगा किसको? C को, वो तो अलग से बनाएंगे। C पर A की वजह से, वो तो अलग से, जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बनाएंगे तब वो देखेंगे, लेकिन मैं खाली A की बात कर रहा हूं, A की। A पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? आर गेटिंग माय पॉइंट? फिर से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। A को अलग कर दिया, फ्री बॉडी डायग्राम, अलग से डायग्राम बन दो, फ्री कर दो इसको। मैंने फ्री कर दिया तो A के ऊपर नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? mg वेट, उसकी वजह से, अर्थ की वजह से नॉर्मल रिएक्शन, ये तो पता ही है। साथ में A के ऊपर C की वजह से नीचे फोर्स लग रहा है, C की वजह से नॉर्मल NC। और अब देखिए, ये A इसके ऊपर एक्शन, अगर इसके साथ ये कंटैक्ट में है तो ये B इसके ऊपर एक वापस में रिएक्शन में एक फोर्स देगा, तो वो NB। ये हो गई फ्री बॉडी डायग्राम, ये A की फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाई। इसी तरह से बच्चों, अगर हम B की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, B की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ध्यान से देखिए, ये B है और B भी ऐसे सरफेस पर। अब आप खुद बोल सकते हैं, B नीचे वेट mg वेट हो गया, इसकी वजह से ऊपर एक फोर्स लगेगा, इसको किसने दिया? अर्थ ने दिया, तो अर्थ है Ne ऑन B, Ne, क्योंकि मैंने पहले ही बोला जब भी ब्लॉक तो दो फोर्स तो आनी है। अच्छा, ये A इस पर लगाएगा फोर्स। अब देखोगे C तो इसके कांटेक्ट में ही नहीं है, C तो खाली A के कांटेक्ट में है, A पर लगाएगा वो, लेकिन B तो इसके साथ कांटेक्ट में ही नहीं है, इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, तो खाली A लगाएगा। तो वो फोर्स जो A लगाएगा वो इधर की ओर लगाएगा, क्योंकि B पर इसने ऐसे लगाया था, अगर A पर इसने ऐसे तो B ऐसे लगाएगा, तो इसका मतलब है वो NB था, ये NA है। ये हो गई फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होगी बच्चों? फ्री बॉडी डायग्राम। और इसी तरह से अगर इस C की बात करेंगे, C की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या करोगे आप? C पर तो नीचे और खाली ये ऐसे ऊपर लगेगा, और A की वजह से इस पर NC लगेगा। तो इस तरह से हम अलग अलग से इसको सिस्टम से अलग कर दो और अलग अलग एनालिसिस करो इन फोर्सेस की। ठीक है, हर एक ब्लॉक पर अलग अलग एनालिसिस करो फोर्सेस की। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, और नोट करके अगर इसकी डिफिनीशन की बात की जाए
हाउ टू डिफाइन फ्री बॉडी डायग्राम? इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन. तो नोट करिए, इट इज बेसिकली representation. It is basically a representation. It is basically a representation of all the forces. Representation of all the forces. Representation of all the forces. कहां पर लग रहे हैं? All the forces applicable to a particular body. Applicable to a particular body. Applicable to a particular body. Applicable to a particular body in a proper way. In a proper way. अब ध्यान से देखिए, जो अभी मैंने बताया, इस डेफिनेशन को ध्यान से देखिए, क्या वही चीज हम कर रहे हैं? अभी यहां पर ब्लॉक था जिसमें 3 ब्लॉक थे, ए, बी और सी. इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन. उसको अलग कर दिया, ए को. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस. ए पर सब फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दो. ऑल द फोर्सेस की रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्स एप्लीकेबल टू ए पर्टिकुलर बॉडी. एक पर्टिकुलर बॉडी ए, एक पर्टिकुलर बॉडी बी और पर्टिकुलर बॉडी सी. ऑल द फोर्सेस की रिप्रेजेंटेशन करो जो एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल टू ए पर्टिकुलर बॉडी टू एनालाइज द एक्सेलरेशन पर्टिकुलर बॉडी इन अ प्रॉपर वे. तो एप्लीकेबल हो रहे हैं इस पर्टिकुलर बॉडी पर इन अ प्रॉपर वे. क्यों कर रहे हैं हमेशा? टू एनालाइज. एनालाइज कर दो. उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि ये ब्लॉक किधर की ओर जाएगा अगर इक्विलिब्रियम में ना हो. एनालाइज द एक्सेलरेशन ऑन अ बॉडी इन अ प्रॉपर वे. टू एनालाइज द एक्सेलरेशन या टू एनालाइज द वेलोसिटी. उसके बाद में हमें आसान होगा एनालाइज करना और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकालना. ये होता है बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम. ध्यान से नोट करिए, इसकी डेफिनेशन बनाएं, फिर हम थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं. ठीक है, लेट्स हम एक स्टार्ट करेंगे. अब हम एग्जाम्पल के सहारे स्टार्ट करेंगे. थोड़ा सा चलिए ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. चलो जल्दी जल्दी एग्जाम्पल. चलो बच्चों एग्जाम्पल, इधर ध्यान दो. ठीक है, एक ब्लॉक है, ये हमारे पास ब्लॉक है 5 kg का. कितने का? 5 kg का ब्लॉक है. इस पर फोर्स लगाया 10 न्यूटन. कितने न्यूटन? 10 न्यूटन. तो बताइए ए कितना होगा? ए कितना होगा? अरे इतना आसान सा सवाल है. ए कितना? F इज इक्वल टू एम ए. F इज इक्वल टू एम ए. तो A बराबर बच्चों F डिवाइड बाय M. तो 10 डिवाइड बाय 5. तो कितना मिला? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इजी 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 है ना? बहुत इजी सवाल है. नोट करिए. नेक्स्ट चलते हैं आगे. आगे चलते हैं. चलो अब थोड़ा सा एडवांस थोड़ा सा करते हैं. अब हमारे पास एक ब्लॉक है. ठीक है बच्चों, ये ब्लॉक भी रखते हैं 5 kg का. अब इस पर फोर्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में नहीं रखते हैं. इसका फोर्स हम 10 न्यूटन लगाते हैं. वो हम लगाते हैं इंक्लाइंड. ऐसे ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाया हमने. तो बताइए बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी? यस सर, बॉडी मूव करेगी. किधर की ओर करेगी? और हमारे को ये भी लगता है कंसेप्चुअली कि ये बॉडी यहां तो कहीं नहीं जाएगी, तो ये इधर चलेगी. ठीक है, वो एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब ध्यान से देखिए. अब इंक्लाइन तो हम तो क्या करेंगे, और जब भी इंक्लाइन पर लगता है और यहां से जो इसका एंगल है बच्चों, वो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री का एंगल है हमारे पास. कितने डिग्री का एंगल है ये? 37 डिग्री का एंगल है. ठीक है, 37 डिग्री का एंगल है. तो हमें बताना है ए कितना होगा. सिंपल सा सवाल है. और जब भी इंक्लाइन होगा तो हमारे पास क्या है?
हम इसको रिजॉल्व करेंगे। चलिए रिजॉल्व करते हैं। जो हमारे पास 10 न्यूटन का फोर्स, उसका देखेंगे इफेक्ट वर्टिकल में कितना है और हॉरिजॉन्टल में इसका इफेक्ट कितना है। चलो ऐसे दिखो, ये 10 न्यूटन, चलिए 10 न्यूटन इधर है तो यहां से कितने डिग्री, 37। तो अगर यहां से 37 डिग्री है तो ये ऐसे जाएगा, एक रिजॉल्व करके एक कंपोनेंट 37 का इधर, ये 10 फोर्स लग रहा है तो यहां होगा 10 साइन के कॉस, और ये कितना होगा, ये होगा 10 कॉस 37, और ये होगा 10 साइन 37। अरे आता तो है ना, रिजॉल्व वेक्टर में पढ़ा होगा, वेक्टोरियली रिजॉल्व करते हैं। और जब भी कोई फोर्स एक्स या वाई डायरेक्शन में नहीं होगा बच्चों, तो उसको रिजॉल्व करो, एक्स और वाई में उसके कंपोनेंट्स लाओ, और जिसका एंगल, जिसके साथ एंगल होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, जिसके साथ एंगल नहीं होता है वो साइन कंपोनेंट होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अच्छा, मुझे और एक इंपॉर्टेंट चीज बताइए इसमें, ये ब्लॉक है ऐसे, इस ब्लॉक का 5 मास है तो नीचे इसका mg लग रहा होगा, ठीक है, और ऊपर n इसकी नॉर्मल रिएक्शन n, और वो ये तो ना तो नीचे जा रहा है बच्चों ना तो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं। ये 5 × 10 दैट इज इक्वल टू 50, और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी 50 के बराबर होगा। ये इसके ऊपर फोर्स लग रहा है नीचे और ऊपर के, और दोनों बैलेंस होंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, ये 10 है तो 10 का कंपोनेंट इधर की ओर कितना है और इधर की ओर कितना है। ठीक है, तो इधर की ओर, सॉरी इधर की ओर जो फोर्स लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है 10 cos 37। तो हमारे पास जो फोर्स F जो होता है वो F बराबर होता है ma के बारे में, क्योंकि हमें a निकालना है, और F इस वाली डायरेक्शन में जिसको आगे मूव करेगा वो फोर्स कितना है, वो फोर्स है 10 cos 37 इज इक्वल टू ma, और 10 cos 37 4/5। अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम है? अरे जब 37 का एंगल स्टैंडर्ड है ना, ये 37 का एंगल बनेगा इधर तो ये इधर, तो ये जो 10 cos 37 होता है, 10 और cos 37 होता है 4/5, तो इसका मतलब ये 8। ठीक है, इसका मतलब ये 8 इधर की ओर कितना है, ये 8, और 10 sin 37 जो होता है वो होता है 10 × 3/5 दैट इज 2, दैट इज 3 × 6। तो इसका मतलब ये हो गया, इधर की ओर इसको 8 न्यूटन का लग रहा है, और इधर की ओर, सॉरी इधर की ओर इसका कॉस वाला जो है, कॉस वाला जो हमारे पास है कॉस, वो है 8, ये वाला 8 है और ये वाला 6 है। ठीक है, तो ये बनेगा इज इक्वल टू m कितना है 5 × a, तो इसका मतलब ये हो गया, ये होगा 8 इज इक्वल टू 5a, तो a निकलेगा 8/5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक्सेलरेशन होती है। ये चीज अच्छे से ध्यान से देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो इस चीज की। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां देखने को मिलती है, ऊपर कितना है 6, ऊपर कितना है 6, और साथ में n कितना है 50, ऊपर कितना है 6 और साथ में 50 है। ठीक है, चलिए हमें a ही तो निकालना था, और वो a होता है 8/5 के बराबर हमारा a होता है। ठीक है, इस तरह से हम एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं, और जब भी इंक्लाइन होगा बच्चों तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे और उसके बाद में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम दूसरे क्लास में करेंगे।